हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप सो कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशंस बहुत अच्छे से चल रही होंगी। स्टूडेंट्स, वेलकम टू द प्रशांत चतुर्वेदी ऑनलाइन क्लासेस। फिजिक्स की आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट। लेट मी टेल यू दैट वेव ऑप्टिक्स आपके पास बहुत ही ज्यादा हाई यील्डिंग टॉपिक है और यहां से आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देख सकते हो कि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इस टॉपिक को आप ध्यान से सुनिएगा। वेव ऑप्टिक्स में आज हम करने जा रहे हैं पहला टॉपिक, दैट इज इंटरफियरेंस ऑफ लाइट। इंटरफियरेंस ऑफ लाइट जानने से पहले स्टूडेंट्स हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं नेचर ऑफ द लाइट। नेचर ऑलरेडी आप ये पढ़ के आ चुके हैं कि लाइट जो होती है वो दोनों तरीके से बिहेव करती है। लाइट बिहेव एज वेव एज वेल एज पार्टिकल। लाइट एक वेव की तरह भी बिहेव करती है और एक पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है। स्टूडेंट्स, इसकी पहली थ्योरी जो थी वो दी थी न्यूटन ने, जिसे आप कहते हैं कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। न्यूटन ने यह कहा था कि जो लाइट होती है वो पार्टिकल्स की फॉर्म में आगे की ओर ट्रैवल करती है। उन पार्टिकल्स को स्पेशल नाम दिया गया था। वो पार्टिकल जिनके पास इंटेंसिटी होती है, जिनके पास एनर्जी होती है, उनका नाम दिया गया था कॉर्पस्यूल्स। और ये पार्टिकल जो होते हैं ये हाई स्पीडिंग पार्टिकल्स होते हैं और एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से ये निकलते हैं। तो इसे दिया गया था नाम कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। इस थ्योरी से स्टूडेंट्स हम रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन और रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट को प्रूव कर सकते हैं। यानी कि रिफ्लेक्शन यानी कि लाइट का बेंड होना, रिफ्रैक्शन यानी कि लाइट का बेंड होना जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है, रिफ्लेक्शन यानी कि बाउंसिंग बैक ऑफ अ लाइट, और स्टूडेंट्स थर्ड रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट यानी कि लाइट का सीधी रेखा में ट्रैवल करना। देन स्टूडेंट्स सेकेंड थ्योरी उसी वक्त उनके पैरेलल काम कर रहे थे नेक्स्ट, जिन्होंने वेव थ्योरी पहली बार दी थी। इसे हम कहते हैं हाइगन प्रिंसिपल। तो यहां पर साइंटिस्ट थे हाइगन। तो हाइगन प्रिंसिपल क्या कहता है? उन्होंने कहा कि लाइट जो होती है वो पार्टिकल की तरह नहीं चलती है, पार्टिकल्स की फॉर्म में नहीं चलती है। लाइट ट्रेवल करती है वेव की फॉर्म में, और लाइट जब ट्रेवल करती है तो यहां पर वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स की फॉर्म में आगे की ओर ट्रेवल करती है। लाइट बिहेव एज अ लॉन्गिट्यूडिनल वेव। अब स्टूडेंट्स उन्हीं के ये पैरेलल काम कर रहे थे। हालांकि रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट और इंटरफियरेंस जैसे पैटर्न को हम यहां से भी प्रूव कर सकते हैं हाइगन प्रिंसिपल से। तो इन्होंने ये कहा, लेकिन इनकी बात ज्यादा उस वक्त मानी नहीं गई, क्योंकि न्यूटन जो थे एक बहुत रेनाउंड साइंटिस्ट थे। तो वेव थ्योरी ऑफ लाइट को खारिज कर दिया गया। देन थर्ड साइंटिस्ट यहां पर 1873 के आसपास फिर से कोशिश होती है। 1873 में नेक्स्ट साइंटिस्ट आपके पास आता है जिनका नाम है मैक्सवेल। और मैक्सवेल ये बोलते हैं कि लाइट जो होती है वो ट्रैवल करती है इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में, इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रेजेंस में। यानी कि एक लाइट जब ट्रैवल करती है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। इसे हम ईएम वेव के नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसमें स्टूडेंट्स एक इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट भी होता है, और दोनों ही कंपोनेंट एक दूसरे के होते हैं परपेंडिकुलर। तो इसे हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है ये जनरली आप याद रखिएगा कि ये ट्रांसवर्स होती है। ट्रांसवर्स, आई होप कि आप लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स वेव को समझते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल वेव वो वेव होती है जिसमें डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन जो होती है वो इन द डायरेक्शन ऑफ वेव होती है। देखिए, कंसीडर एक लाइट है आपके पास, उसमें पार्टिकल्स जो वाइब्रेट कर रहे हैं वो उसी फेज में कर रहे हैं, आगे की ओर ही वाइब्रेट कर रहे हैं, और प्रोपेगेशन भी आगे की ओर ही है। तो इसे आप कहते हैं स्टूडेंट्स ट्रांसवर्सल वेव, लॉन्गिट्यूडिनल वेव ऑफ लाइट। लेकिन अगर आपके पास पार्टिकल्स जो वाइब्रेट कर रहे हैं ये परपेंडिकुलर टू दी प्रोपेगेशन कर रहे हैं, यानी कि जिस साइड की ओर अगर आगे की ओर आप ट्रैवल कर रहे हैं, वेव आगे की ओर ट्रैवल कर रही है, तो यहां पर
लाइट जो है, जो पार्टिकल्स है वो इसके परपेंडिकुलरली वाइब्रेट कर रहे हैं, तो हम उसे कहते हैं आपके पास ट्रांसवर्सल वेव ऑफ लाइट। तो आपके पास मैक्सवेल ने ये कह दिया कि लाइट जो होती है वो लॉन्गिट्यूडिनल नहीं होती, वो ट्रांसवर्सल होती है। देन स्टूडेंट्स एक और कोशिश होती है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की हेल्प से। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ये कहती है कि लाइट जो होती है वो स्मॉल पैकेट्स की फॉर्म में होती है, स्मॉल पैकेट्स की फॉर्म में, और उन्हें हम कहते हैं क्वांटा ऑफ लाइट। स्टूडेंट्स क्वांटा ऑफ लाइट से हम ऑलरेडी देख के आ चुके हैं कि हमने प्रूव किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और स्टूडेंट्स लास्ट में आते हैं आपके पास विक्टर डिब्रॉय जो कहते हैं कि लाइट ट्रेवल करती है एज अ वेव एज वेल एज अ पार्टिकल। हर एक बॉडी, यहाँ पर जो मटेरियल बॉडी होती है यूनिवर्स में, उसकी एक कोई वेवलेंथ होती है। तो इसे कहते हैं हम डुअल नेचर ऑफ लाइट। स्टूडेंट्स डुअल नेचर में इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं वेव ऑप्टिक्स, और वेव ऑप्टिक्स के अंडर हम कवर करेंगे 4 टॉपिक्स। द वेरी फर्स्ट इज इंटरफेरेंस, आपके सामने लिखा है। सेकेंड विल बी डायफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट। फिर स्टूडेंट्स मैं यहां पर कवर करूंगा पोलराइजेशन ऑफ अ लाइट। तो ये जनरली ये 3 मेन टॉपिक इसके अंडर में कवर करूंगा, इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन ऑफ अ लाइट। सो चलिए स्टूडेंट्स, आपका पहला लेक्चर आज हम कवर करते हैं। द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज इंटरफेरेंस ऑफ अ लाइट। तो इंटरफेरेंस ऑफ अ लाइट आपके पास क्या होती है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। देखिए सबसे पहले इंटरफेरेंस समझने से पहले इंपॉर्टेंट है कि आप प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यहां पर समझ लें। व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन? प्रिंसिपल, देखिए स्टूडेंट्स, जब भी आपके पास लाइट ट्रेवल करती है तो मैं इस तरह के से इसे कह सकता हूं कि लाइट कंसीडर यहां पर आगे की ओर चल रही है। ये फर्स्ट आपके पास वेव है, और मैं कह सकता हूं कि इसका एम्पलीट्यूड जो है वो एक वेव की फॉर्म में गिवन है। इसका एम्पलीट्यूड आपके पास है y1। एम्पलीट्यूड होता है हाईएस्ट डिस्प्लेसमेंट यहां पर। तो स्टूडेंट्स जब ये आगे की ओर इस तरह से चल रही है, एक और वेव इसके साथ मिल जाती है कंसीडर, जिसका एम्पलीट्यूड थोड़ा कम है, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो होता है स्टूडेंट्स यहां पर इंक्रीज हो जाएगा। हालांकि ये डिपेंड करता है फर्स्ट और दोनों से ज्यादा ही यहां पर एम्पलीट्यूड होगा। क्यों? यहां पर एम्पलीट्यूड जो है वो दोनों का ऐड कर लिया गया है। डिस्प्लेसमेंट को आप ऐड कर सकते हैं, एम्पलीट्यूड को आप ऐड कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स इसके अंदर हम 2 स्पेशल केस पढ़ते हैं। द वेरी फर्स्ट केस इज, देखिए कंसीडर करिए कि यहां पर जब मैं सुपर इम्पोज कर रहा हूं लाइट को, देखिए सुपर इम्पोज का मतलब होता है मैं एक वेव को दूसरे के ऊपर ऐड कर रहा हूं। तो कंसीडर कि ये फर्स्ट वेव है, ये इस तरीके से फर्स्ट वेव है, और इसमें मैं ऐड करता हूं एक और वेव जिसका एम्पलीट्यूड बिल्कुल इसी फेज में है, लाइक दिस। स्टूडेंट्स यहां से आप ये देख सकते हैं कि मैं दोनों का एम्पलीट्यूड जब ऐड करूंगा तो यहां पर इसे कहते हैं क्रेस्ट, इसे कहते हैं ट्रफ, इसे कहते हैं क्रेस्ट, लाइक दिस। तो दोनों को जब मैं ऐड कर रहा हूं तो क्रेस्ट के ऊपर आपके पास यहां पर गिर रही है क्रेस्ट, और ट्रफ के ऊपर ट्रफ। तो जो रिजल्टिंग वेव होती है स्टूडेंट्स वो थोड़ी सी बड़ी आती है आपके पास, इस तरीके से ये वेव आएगी। इस वेव की जो डिस्प्लेसमेंट होगी स्टूडेंट्स, कंसीडर इट इज y3। इसकी डिस्प्लेसमेंट आपके पास थी y2, और इसकी डिस्प्लेसमेंट थी आपके पास y1। तो इसकी डिस्प्लेसमेंट जो होती है y3, ये दोनों से ही ग्रेटर होती है, y1 एंड y2 दोनों से ही ग्रेटर होती है। तो स्टूडेंट्स यहां पर इस इंटरफेरेंस को या इस एडिशन को, सुपरपोजिशन को आप कहते हैं कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। कंस्ट्रक्टिव यानी कि जब आपके पास क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट लाई कर रहा है और ट्रफ के ऊपर ट्रफ। स्टूडेंट्स दूसरी तरह का एडिशन आपके पास ये पॉसिबल हो सकता है कि ये लाइट, रे ऑफ लाइट है, जहां पर ये क्रेस्ट है, ये ट्रफ है और ये क्रेस्ट है। इसकी डिस्प्लेसमेंट है कुछ आपके पास y1 यानी कि एम्पलीट्यूड स्टूडेंट्स, और ये एक और वेव है आपके पास
और इस वेव में स्टूडेंट्स यहां पर हम ये कंसीडर करते हैं, ये वेव है आपके पास इस तरीके से, इस तरीके से, यानी कि इसकी डिस्प्लेसमेंट है y2 और ये स्टार्ट होती है यहां पर ट्रफ से, क्रेस्ट और ट्रफ। स्टूडेंट्स जब मैं दोनों को ऐड करता हूं तो यहां पर जो रिजल्टेंट वेव मेरे पास आती है उसमें आप देखते हैं कि क्रेस्ट के ऊपर लाई करता है ट्रफ और ट्रफ के ऊपर लाई करता है क्रेस्ट। तो यहां पर ट्रफ और क्रेस्ट दोनों मिला के खुद को थोड़ा कम कर लेते हैं, तो आपके पास अगर वेव मिलती भी है तो बहुत ही छोटी सी वेव होती है और इसे स्टैंडिंग वेव भी कह सकते हैं स्टूडेंट्स। इसी वेव को आप इस तरीके से भी बता सकते हो, ये आपके पास एक वेव है स्टैंडिंग वेव, रिजल्टेंट वेव आपके पास है 0। तो इसे स्टूडेंट्स इस सुपरपोजिशन को आप कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। आई होप कि आपको कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन का पता यहां पर चल गया है। तो कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन में आपके पास एक क्रेस्ट ट्रफ के ऊपर, एक क्रेस्ट जो है वो क्रेस्ट के ऊपर ही लाई करेगा और एक ट्रफ ट्रफ के ऊपर ही लाई करेगा, ताकि ऐड होके डिस्प्लेसमेंट जो आए वो दोनों से ज्यादा हो, y1 और y2 से। स्टूडेंट्स अगर आपके पास जैसे इस केस में है, यानी कि अगर क्रेस्ट के ऊपर ट्रफ लाई करता है और ट्रफ के ऊपर क्रेस्ट, तो रिजल्टेंट वेव जो आती है आपके पास जिसका एम्पलीट्यूड y3 है, ये y1 और y2 दोनों से ही छोटा होता है, y1 एज वेल एज y2 दोनों से ही छोटा होता है, तो यहां पर वेव जो होती है वो डिस्ट्रक्ट हो जाती है। स्टूडेंट्स इस रीजन में जहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस हो रही है वहां पर आपके पास एक ब्राइट रीजन मिलेगा, यहां पर मिलेगा आपके पास एक ब्राइट रीजन। इसका रीजन क्या है स्टूडेंट्स, देख लीजिए आपके पास, देखिए एक फॉर्मूला है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर ये प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी के, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी के, यानी कि ग्रेटर द एम्पलीट्यूड ग्रेटर विल बी द इंटेंसिटी। तो अगर आपके पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस हुई है तो उसका एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा है, यानी कि दिस एम्पलीट्यूड इज गिविंग राइज टू इंटेंसिटी। तो ये एम्पलीट्यूड यहां पर गिव राइज कर रहा है इंटेंसिटी, इस पॉइंट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, तो यहां पर आपको दिखेगी बहुत ज्यादा इंटेंसिटी और इसे हम कहेंगे कि यहां पर बन रही है ब्राइट। ये है आपके पास एक बहुत ब्राइट इंटेंसिटी आपको यहां पर मिल रही है। सेकेंड केस में स्टूडेंट्स डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस आपके पास हो रही है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस इसलिए हो रही है क्योंकि यहां पर एम्पलीट्यूड बहुत कम है और दिस एम्पलीट्यूड इज गिविंग राइज टू लेस इंटेंसिटी, और इसे आप ये भी कह सकते हैं कि देयर इज नो इंटेंसिटी, लेस की जगह आप कह सकते हैं कि देयर इज अप्रोक्सीमेटली नो इंटेंसिटी, यहां इंटेंसिटी है ही नहीं। तो ये रीजन जनरली आपको दिखेगा स्टूडेंट्स डार्क रीजन, ये रीजन आपके पास होगा डार्क रीजन। तो आई होप कि आपको ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन समझ आया। सिंपल बात यहां पर बात ये है कि अगर आपके पास दो वेव्स है तो आप उनके एम्पलीट्यूड्स को ऐड कर सकते हैं, आप उनके एम्पलीट्यूड्स को ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी ड्यू टू द कोहेरेंट सोर्सेज। स्टूडेंट्स सबसे पहले हम समझ लेते हैं यहां पर कि कोहेरेंट सोर्सेज होते क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय कोहेरेंट सोर्सेज और इसका इंपॉर्टेंस क्या है। स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से देखें तो कंसीडर यहां पर एक वेव इस तरीके से आ रही है, एक सोर्स S1 से, और एक और वेव यहां पर आ रही है इस तरीके से, और ये कट करती है इसको यहां पर इस P पॉइंट पे। तो स्टूडेंट्स यहां पर मैंने क्या कैलकुलेट किया था, यहां पर अगर मैं टोटल इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करता हूं तो वो इक्वल होगा y1 प्लस y2 के, यानी कि पहले की एम्पलीट्यूड प्लस दूसरे के एम्पलीट्यूड के। स्टूडेंट्स इसमें जो आपके पास वेव P पॉइंट पे इस पे मिल रही है, कंसीडर उनके बीच में कुछ पाथ डिफरेंस है, कंसीडर कि उनके बीच में आपके पास है कुछ पाथ डिफरेंस। देखिए स्टूडेंट्स पाथ डिफरेंस और दूसरा फेज डिफरेंस, ये दो वर्ड मैं यहां पर यूज करूंगा, इनका मतलब आप पहले ही समझ लेना, पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस। कंसीडर स्टूडेंट्स आपके पास एक वेव है, साइनोसॉइडल वेव, यानी कि साइन की फॉर्म में इस तरीके से। स्टूडेंट्स इसमें आपके पास वेव आगे की ओर मूव कर रही है, और मैं ये कहता हूं कि कंसीडर आपके पास एक और वेव है, लाइक
ये आपके पास एक और वेव है, इस तरीके से। तो यहां पर आप ये देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि जब मैं पहली वेव की बात करता हूं तो इस पॉइंट पे वो मैक्सिमा अचीव करती है, इस पॉइंट पे वो मिनिमा अचीव करती है, इस पॉइंट पे वो मैक्सिमा अचीव करती है, इस पॉइंट पे वो फिर से मिनिमा अचीव करती है। ऑन द अदर हैंड स्टूडेंट्स, अगर आप सेकेंड वेव को देखते हैं कि तो आप ये पाएंगे कि जो फर्स्ट वेव है जब वो मैक्सिमा अचीव कर रही है तो सेकेंड वेव भी आपके पास मैक्सिमा अचीव कर रही है। जब फर्स्ट वेव मिनिमा अचीव कर रही है तो सेकेंड वेव भी मिनिमा अचीव कर रही है, यानी कि इनके बीच में फेज डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं है। फेज डिफरेंस यानी कि एंगल का कोई भी यहां पर डिफरेंस नहीं है, फेज डिफरेंस है यहां पर 0। और स्टूडेंट्स अगर मैं ये कहूं, कंसीडर आपके पास ये एक रे ऑफ लाइट है, ये आपके पास इस तरीके से मूव कर रही है, और एक और वेव आपके पास है, कंसीडर एक और वेव आपके पास है, और ये स्टार्ट होती है आपके पास यहां से, लाइक दिस। अब स्टूडेंट्स आप अगर ध्यान से देखें तो इसके बीच में क्या इनके बीच में फेज डिफरेंस है? आंसर है इसका यस, इनके बीच में फेज डिफरेंस है यहां पर। ये मुझे कैसे पता चलता है स्टूडेंट्स? देखिए, जो पहली वेव अगर आपके पास, अगर आप ध्यान से देखें तो जब मैक्सिमा अचीव कर रही है यहां पर, उस वक्त सेकेंड वेव मैक्सिमा अचीव नहीं कर रही है, सेकेंड वेव मैक्सिमा अचीव करती है इस पॉइंट पे। तो यहां पर सेकेंड वेव जो है वो लेटर ऑन आप यहां पर मैक्सिमा अचीव कर रही है, तो यानी कि इनके बीच में फेज डिफरेंस है। कंसीडर मेरा फेज डिफरेंस यहां पर है 5। लेकिन स्टूडेंट्स किस तरह का फेज डिफरेंस है? इसे आप कहते हैं कि इनके बीच में है कांस्टेंट फेज डिफरेंस। कांस्टेंट फेज डिफरेंस इनके बीच में है। तो स्टूडेंट्स अगर आपके पास कोई भी लाइट ऐसी होगी जिसके बीच में फेज डिफरेंस 0 है या कांस्टेंट फेज डिफरेंस है, उसे आप कहते हैं कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट एक ऐसा सोर्स ऑफ लाइट जिसमें फेज डिफरेंस जो हो वो 0 हो या फेज डिफरेंस आपके पास कांस्टेंट हो, उसे आप कहेंगे कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। स्टूडेंट्स जो कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट आपके पास होते हैं उनके लिए कुछ कंडीशंस होती है। देखिए, अगर आपके पास उनके बीच में कांस्टेंट फेज डिफरेंस नहीं है, दो लाइट सोर्सेस के बीच में अगर उनके बीच में कांस्टेंट फेज डिफरेंस नहीं है या फेज डिफरेंस 0 है, यानी कि अगर उनका फेज अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग चेंज कर रहा है, फेज डिफरेंस उनके बीच में डिफरेंट है डिफरेंट पॉइंट्स पे, तो आप ऐसे सोर्सेज को बोलते हैं इनकोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट। इनकोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट। आई होप कि आपको यह समझ आ गया कि कोहेरेंट सोर्सेज और इनकोहेरेंट सोर्सेज आपके पास क्या होते हैं। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है कि जो कोहेरेंट सोर्सेज होते हैं वो क्यों जरूरी होते हैं यहां पर। और यहां पर एक और बात आप याद रखें कि जो टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज होते हैं, टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज ये आपके पास कभी भी कोहेरेंट नहीं होते। टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज कभी भी कोहेरेंट नहीं होते, ये आप ध्यान रखें स्टूडेंट्स। देन कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस होती हैं कोहेरेंट सोर्सेज जो होते हैं आपके पास उनको एमिट करने के लिए। जो आपके पास जो दो सोर्सेज होते हैं, कंसीडर आपके पास दो सोर्स है कोहेरेंट सोर्सेज, जैसे यहां पर मैंने सोर्स 1 और सोर्स 2 को यूज किया हुआ है, तो ये दोनों ही सोर्स आपके पास सिंगल लाइट से ऑब्टेन होने चाहिए। वेरी फर्स्ट कंडीशन ये होती है, और दोनों ही मोनोक्रोमैटिक लाइट से जो है यहां पर वो पैदा होने चाहिए। मोनोक्रोमैटिक लाइट एक ऐसी लाइट होती है स्टूडेंट्स जिसकी सिंगल वेवलेंथ या सिंगल फ्रीक्वेंसी की लाइट हो। कोई भी लाइट इस यूनिवर्स में हालांकि प्योरली मोनोक्रोमैटिक नहीं है। यहां पर मैक्सिमम मोनोक्रोमैटिक लाइट अगर आपको मिलेगी तो वो मिलेगी सोडियम लैंप लाइट। अब बात करते हैं हम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की। स्टूडेंट्स अगर आप यहां पर कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट को समझ गए हो तो हम बात करेंगे यहां पर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की।
हालांकि उससे पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि अगर आपके पास एक कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट है, उसके लिए कंडीशन यहां पर होती है। मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करें। वीडियो के एंड में मैं इसका आंसर दूंगा आपको। क्वेश्चन यह है कि अगर दो कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट है, अगर आपके पास दो कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट है, तो उनके बीच में जो एंगल है वो कांस्टेंट होगा, या तो उनके बीच का जो एंगल है वो उसका डिफरेंस 0 होगा। तो स्टूडेंट्स, मेरा क्वेश्चन आपके लिए ये है कि अगर आपको फेज डिफरेंस को कांस्टेंट रखना है तो इनमें से कौन सी टर्म्स जो होंगी उनको कांस्टेंट रखना होगा। पहली बात, उन दोनों के बीच का टाइम पीरियड। सेकंड, उन दोनों के बीच की फ्रीक्वेंसी। थर्ड, उन दोनों के बीच का एम्पलीट्यूड। और फोर्थ, नन ऑफ द अबव। मैं चाहता हूं इस क्वेश्चन को आप ट्राई करें कि अगर आपके पास एक कोहेरेंट सोर्स आपको बनाना है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या होगी, आपको क्या यहां पर कांस्टेंट रखना होगा। नाउ स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की कि कितना यहां पर एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना होता है जब हम दो वेव्स को सुपर इंपोज करते हैं, जब ऐड करते हैं। स्टूडेंट्स, कंसीडर आपके पास यहां पर ये दो वेव्स है। पहली वेव का यहां पर एम्पलीट्यूड है आपके पास a1 साइन ओमेगा टी, सॉरी, और सेकेंड वेव का एम्पलीट्यूड आपके पास है a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5, यानी कि इनके बीच में कुछ कांस्टेंट फेज डिफरेंस है। स्टूडेंट्स, जब भी आप यहां पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाते हैं, यानी कि y1 प्लस y2 करोगे, इन दोनों को आप ऐड कर लीजिए a1 साइन ओमेगा टी प्लस y2 को ऐड कर लीजिए, यानी कि a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। स्टूडेंट्स, अगर आप इसे प्रॉपर तरीके से सॉल्व करते हैं रिजल्टेंट को, y को, तो आपके पास यहां पर मिलता है फाइनल इक्वेशन, दैट इज y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस 5। इस तरह का आपको एक एम्पलीट्यूड मिलता है, a यहां पर एम्पलीट्यूड है। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये a कैलकुलेट करना है यहां पर a, यानी कि ओवरऑल रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, तो ये इक्वल होगा a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 इंटू कॉस 5, ये इसके इक्वल होगा। ये आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके पास ये है, दैट एम्पलीट्यूड शुड बी इक्वल टू a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 5। यहां पर a1 और a2 है एम्पलीट्यूड कौन सी वेव्स के, जो आपके पास सुपरपोजिंग वेव्स है, जिनको आपको एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज करवाना है। नाउ स्टूडेंट्स, ये ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस करके आ चुका हूं कि जो इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी ये प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। इंटेंसिटी यहां पर एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। तो स्टूडेंट्स, एम्पलीट्यूड आप इस तरीके से प्रोड्यूस करेंगे, यहां पर जो मेरे स्टार मार्क्ड इक्वेशन है इसे आप याद रखें। एम्पलीट्यूड अगर आपको रिजल्टिंग वेव का कैलकुलेट करना है, या तो आपके पास ये मेथड होता है, या आपके पास वेक्टर इक्वेशन का मेथड होता है कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल ये आपके पास है a1 वेक्टर और ये आपके पास है a2 वेक्टर, तो आप इन दोनों के डायगोनल से जो पास करता हुआ वेक्टर है, अगर इसे आप आगे की ओर एक्सटेंड करवा देते हैं तो ये होगा आपका रिजल्टेंट, यानी कि यहां पर लगेगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और आप इसे कह सकते हैं पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी। तो स्टूडेंट्स, यहां पर टोटल रिजल्टेंट जो होगा वो इक्वल होगा a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos ऑफ 5 के इक्वल। आई होप कि आपको रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का पता यहां पर चल गया। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है रिजल्टेंट इंटेंसिटी। रिजल्टेंट इंटेंसिटी स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको यहां पर बताया कि इंटेंसिटी जो होती है, आप जानते हैं कि इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, यानी कि जहां जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा उसकी इंटेंसिटी उतनी ही ज्यादा। तो अगर मैं यहां से ये कह सकता हूं कि I इज प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर, और आप कह सकते हैं कि I इज इक्वल टू के ए स्क्वायर। I इक्वल है के ए स्क्वायर के। तो स्टूडेंट्स, कंसीडर जो दो कोहेरेंट सोर्सेज आपने लिए हैं,
तो पहले की इंटेंसिटी है के A1 का स्क्वायर, ये इंटेंसिटी I1 है, और सेकंड की इंटेंसिटी होगी के A2 का स्क्वायर I2, ये इंटेंसिटी I2 होगी। तो स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करता हूं, इस फॉर्मूले में A स्क्वायर इज इक्वल टू A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos ऑफ फाई। यहां पर अगर मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं स्टूडेंट्स, तो आपके पास I इक्वल आता है I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट ऑफ I1 अंडर रूट ऑफ I2 cos ऑफ फाई। ये आपको याद रखनी है दूसरी इक्वेशन, दूसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। यहां से टोटल इंटेंसिटी जो होती है स्टूडेंट वो इक्वल होती है I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 इंटू कॉस फाई। यहां पर स्टूडेंट्स ये जो आपके पास 2 अंडर रूट I1 और I2 है, ये जो एक्स्ट्रा यहां पर टर्म आई है, इसे हम कहते हैं इंटरफियरेंस टर्म। इंटरफियरेंस टर्म, इसे हम कहते हैं इंटरफियरेंस टर्म। आई होप कि आपको ये याद हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स यहां पर कुछ स्पेशल कंडीशंस को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट कंडीशन यहां पर यह है कि अगर आपके पास दोनों का ही एम्पलीट्यूड यानी कि A1 एज वेल एज A2, या यहां पर मैंने स्मॉल A1 A2 से नोट किया है, अगर ये दोनों ही A0 के इक्वल हो जाते हैं स्टूडेंट्स, तो आप लिख सकते हैं कि I इक्वल होगा, तो आप लिखेंगे कि I इक्वल होगा 4I0 cos स्क्वायर फाई बाई 2 के। एक और फॉर्मूला जो आपको याद रखना है, अगर दोनों सोर्सेस का एम्पलीट्यूड सेम हो जाता है, और एम्पलीट्यूड यहां पर किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट्स, एम्पलीट्यूड दोनों का इक्वल आएगा 2A0 cos फाई बाई 2 के। देखिए स्टार मार्क इक्वेशंस को आप डायरेक्ट याद रखें, ये इक्वेशंस आपके पास खुद खुद यहां पर आप निकाल सकते हो एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी के फॉर्मूले से। तो ये है आपके पास इंटेंसिटी। आई होप कि आपको ये याद हो जाएगा स्टूडेंट्स। चलिए रिजल्टेंट इंटेंसिटी के बाद बात करते हैं अपने टॉपिक की, यानी कि इंटरफियरेंस ऑफ लाइट की। व्हाट इज इंटरफियरेंस ऑफ लाइट स्टूडेंट्स? इंटरफियरेंस ऑफ लाइट क्या होता है आपके पास, जब आप टू लाइट वेव्स को, जो दोनों लाइट वेव्स आपके पास सेम फ्रीक्वेंसी या जिनके बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है वहां से पास करते हैं, या तो उनके बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा, अगर होगा तो कांस्टेंट फेज डिफरेंस होगा, उनसे पास जब आप करते हैं तो स्टूडेंट्स एक दूसरे के ऊपर वेव्स जो होती है वो सुपर इम्पोज हो जाती है। इस तरीके से सुपर इम्पोज होती है कि उनका क्रेस्ट जो होता है वो क्रेस्ट के ऊपर लाई करता है, और ट्रफ जो होता है वो ट्रफ के ऊपर लाई करता है कुछ पॉइंट्स पे। और दूसरा ये होता है स्टूडेंट्स कि कुछ जो वेव्स होती हैं आपके पास, उनका क्रेस्ट ट्रफ के ऊपर लाई करता है और ट्रफ क्रेस्ट के ऊपर। तो हमारे पास कुछ इस स्पेशल तरह का पैटर्न ऑब्टेन होता है जहां पर क्रेस्ट के ऊपर सुपर इम्पोज होता है। वहां पर आपके पास ब्राइट लाइट यानी कि ब्राइट फ्रिंजेस बनना स्टार्ट हो जाती है। ऑन द अदर हैंड जहां पर आपके पास लाइट क्रेस्ट के ऊपर ट्रफ और ट्रफ के ऊपर क्रेस्ट गिरती है, वहां पर इंटेंसिटी ऑफ द लाइट बहुत कम हो जाती है, तो वहां पर बनती है डार्क फ्रिंजेस। तो इस तरह के पैटर्न को, जहां पर आपके पास मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी के स्पेशल रीजन्स हो, उसे आप कहते हैं इंटरफियरेंस ऑफ लाइट। इसके पीछे रीजन ये है स्टूडेंट्स, कंसीडर ये आपके पास एक सोर्स ऑफ लाइट यहां पर मैंने यूज किया हुआ है, इसे मैं कह रहा हूं सोर्स ऑफ लाइट। और स्टूडेंट्स यहां पर मैंने यहां पर स्लिट्स का यूज किया हुआ है, ये है आपके पास स्लिट्स। तो लाइट जब यहां से चलती है स्टूडेंट्स, कंसीडर ये आपके पास लाइट है, इस तरीके से ये लाइट है। तो इन दो सोर्सेस से होके अब ये लाइट जाएगी। ये पहला सोर्स है S1। इन दोनों सोर्सेस को जैसे आप देख सकते हैं मैंने एक ही सोर्स से ऑब्टेन किया हुआ है। अब स्टूडेंट्स यहां से लाइट जो होगी, मैं ये दो सोर्सेस की फॉर्म में अलग अलग तरीके से बता रहा हूं। सबसे पहले यहां से मैं लाइट बता रहा हूं, यहां से ये ग्रीन कलर की लाइट है सोर्स 1 से, तो ये इस तरीके से ये लाइट आगे की ओर जाएगी, ये आप देख सकते हैं।
और स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ पर सोर्स 2 से यहाँ पर लाइट आगे की ओर भेजता हूं तो वो लाइट इस तरीके से आगे की ओर जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि ये पहली लाइट को डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे कट कर रही है लाइक दिस। तो यहां पर स्टूडेंट्स आप ये चेक कर सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट तरह के पैटर्न्स आपके पास यहां पर ऑब्टेन हो रहे हैं। अगर आपके पास स्टूडेंट्स, मैं यहां पर देखता हूं, अगर आपके पास डिफरेंट तरह के पैटर्न्स ऑब्टेन हुए हैं, अगर आपके पास क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट गिरती है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं यहाँ दो वेव्स कौन कौन से पॉइंट्स पे, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे इस तरीके से सुपर इंपोज हो रही है। ये देख सकते हैं आप इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, यहां पर सुपर इंपोज हो रही है। तो अगर स्टूडेंट्स ये स्पेशल तरह का पैटर्न आपके पास ऑब्टेन होता है यहां पर, यानी कि यहां पर मैं लगा देता हूं फोटोग्राफिक प्लेट। फोटोग्राफिक प्लेट में देखने पे मुझे ये पता चलता है कि जो आपके पास बिल्कुल सेंटर से एक फ्रिंज जो इस तरह से आई होती है, इन पॉइंट्स पे जहां पर ये टच करेगी, जहां पर वेव रिकंस्ट्रक्ट की होगी, तो वहां पर आपके पास मिलेगा एक स्पेशल तरह का रीजन जहां पर बहुत ब्राइटनेस होगी। उससे हम कहते हैं स्टूडेंट्स सेंट्रल मैक्सिमा, उसे हम कहते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। और इसके बाद आपके पास मिलते हैं एक स्पेशल तरह के पैटर्न, यहां पर आपको मिलेगी एक बिल्कुल डार्क फ्रिंज जहां पर लाइट नहीं होगी, बिल्कुल डार्क फ्रिंज। इसके बाद सेम डिस्टेंस पे आपको मिलेगी ब्राइट फ्रिंज। सिमिलरली यहां पर मिलेगी स्टूडेंट्स आपको एक डार्क ब्राइट, सबसे पहले सेंट्रल मैक्सिमा के नीचे मिलती है डार्क फ्रिंज, उतनी ही दूरी पे मिलती है जितनी ऊपर की ओर मिल रही है। सो ये होगी आपके पास एक डार्क फ्रिंज। नेक्स्ट आपके पास होगी एक ब्राइट फ्रिंज लाइक दिस एंड सो ऑन। तो इस तरीके से आपके पास डिफरेंट फ्रिंजेस आपको मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। ये आपके पास है डार्क फ्रिंज, ये आपके पास है ब्राइट फ्रिंज, और इस तरीके से बहुत सारी वेव्स आपको मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। इसे हम कहते हैं स्टूडेंट्स इंटरफेरेंस ऑफ अ लाइट, जिसमें हम वेव्स को सुपर इम्पोज करवाते हैं। अगर स्टूडेंट्स आपके पास रे ऑफ लाइट जो है वो इस तरीके से सुपर इम्पोज होती हैं कि उनका क्रेस्ट के ऊपर लाई करता है और ट्रफ के ऊपर, तो उनका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, यानी कि उनकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है और आपको मिलता है एक सेंट्रल मैक्सिमा या फिर ब्राइट फ्रिंज। ऑन द अदर हैंड स्टूडेंट्स, अगर आपके पास क्रेस्ट ट्रफ के ऊपर लाया करता है और ट्रफ क्रेस्ट के ऊपर लाया करता है दो वेव्स का, तो वहां पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो होती है वो कम हो जाती है, और आप कह सकते हैं कि जीरो ही हो जाती है, क्योंकि उनका एम्पलीट्यूड अप्रोक्सीमेटली जीरो हो जाता है। तो आपको इसका स्पेशल तरह का एक पैटर्न मिलता है जहां पर एक सेंट्रल मैक्सिमा मिलता है, यानी कि वहां ब्राइट फ्रिंज बनी होगी, और फिर इक्वल डिस्टेंसेस पे आपको मिलेगी डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस रिस्पेक्टिवली। स्टूडेंट्स इसमें कैलकुलेट करने के लिए मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगा सकता हूँ। सबसे पहला जो फॉर्मूला मैं लगाऊंगा एम्पलीट्यूड के लिए यहाँ पर, वो आप जानते हैं, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, ये एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला होगा स्टूडेंट्स। अगर मैं यहाँ पर इंटेंसिटी का बात करूंगा इंटरफेरेंस में, तो यहाँ पर इंटेंसिटी होगी i1 का स्क्वायर प्लस i2 का स्क्वायर प्लस 2i1 i2 cos फाई, i1 का स्क्वायर प्लस i2 का स्क्वायर, जस्ट अ सेकेंड, यहां पर अंडर रूट नहीं आएगा और i1 i2 आएगा, यहां पर आपके पास आएगा अंडर रूट टू अंडर रूट i1 अंडर रूट i2 cos फाई के इक्वल, यह आएगी आपके पास इंटेंसिटी। स्टूडेंट्स अगर आप जानते हैं कि इफ a1 और a2 दोनों की ही इंटेंसिटी अगर इक्वल हो जाती है, यानी कि a नॉट के, तो उस वक्त आपका जो एम्पलीट्यूड होगा वेव का वो इक्वल होगा 2 टाइम a नॉट cos फाई बाई 2 के। और अगर इंटेंसिटी सेम हो जाती है, यानी कि पहले सोर्स और दूसरे सोर्स दोनों की ही इंटेंसिटी सेम है और वो इक्वल है आई नॉट, तो स्टूडेंट्स यहां से इंटेंसिटी इक्वल हो जाएगी 4 टाइम आई नॉट
cos स्क्वायर फाइव बाय टू के, cos स्क्वायर फाइव बाय टू के। ये थी आपके पास इंटरफियरेंस ऑफ लाइट। तो चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जैसे कि मैंने पहले ही कह दिया है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपके पास एक ऐसी इंटरफेरेंस है जिसमें ये आपके पास अगर एक वेव है जिसमें क्रेस्ट और ट्रफ इस तरीके से लाई कर रहा है, तो इसमें जब मैं दूसरी वेव को ऐड करता हूं स्टूडेंट्स, और वो वेव इस तरीके से पास कर रही है यानी कि ट्रफ और क्रेस्ट की फॉर्म में, तो जो रिजल्टिंग वेव आपके पास बनती है स्टूडेंट्स, ये बनती है एक जीरो एम्पलीट्यूड की वेव, और यहाँ पर डार्क फ्रिंज आपके पास बनती है, इस तरह की डार्क फ्रिंज आपके पास बनती है। इसे आप कहते हैं इसे आप कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। ये डायग्राम स्टूडेंट्स इसका है, प्लीज ध्यान रखिएगा, ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस का डायग्राम है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस के लिए स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि ए एम्पलीट्यूड जो होगा वो मिनिमम होगा। वो कितना होगा? जब आपके पास A1 और A2 अप्रोक्सीमेटली सेम हो जाते हैं तो आप कह सकते हैं कि एम्पलीट्यूड जो होगा मिनिमम वो जीरो पॉसिबल होगा। और स्टूडेंट्स मिनिमम इंटेंसिटी कितनी होगी? मिनिमम इंटेंसिटी आप कह सकते हैं कि वो इक्वल होगी √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। और स्टूडेंट्स ये आपके पास अगर फॉर्मूला बन जाता है तो मिनिमम इंटेंसिटी कितनी होगी? अगर दोनों इक्वल हो जाती है तो इंटेंसिटी हो जाएगी जीरो। स्टूडेंट्स मिनिमम इंटेंसिटी जीरो यानी कि cos फाई उनके बीच में इक्वल होगा -1 एंगल। स्टूडेंट्स फाई कहां पर -1 होता है? ये इक्वल होता है पाई पे, 3 पाई पे, 5 पाई पे एंड सो ऑन लाइक दिस 2n-1 पाई पे, यानी कि ये होगा आपका फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस उनके बीच में इतना होना चाहिए। स्टूडेंट्स इस फेज डिफरेंस को मैं पाथ डिफरेंस में कन्वर्ट कर देता हूं, तो यहां पर डेल्टा एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी λ/2, या तो 3 λ/2 या 5 λ/2 एंड सो ऑन लाइक दिस अप टू 2n-1 λ/2 पे। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि एम्पलीट्यूड कितना होगा, इंटेंसिटी कितनी होगी, एंगल कितना होगा, अगर आप पाथ डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो कितना होगा, अगर फेज डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो फेज डिफरेंस कितना होगा। नाउ स्टूडेंट्स चलिए बात करते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस की। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस आपके पास एक ऐसी इंटरफियरेंस होती है जिसमें जो आपके पास पहली वेव है लाइक दिस, इसके ऊपर मैं सुपर इम्पोज कर रहा हूं दूसरी वेव को, यानी कि इसमें भी आप इस तरीके से ऐड करोगे तो जो रिजल्टिंग वेव आपके पास होती है उसका जो एम्पलीट्यूड आता है वो दोनों के ही कंपैरिजन में बहुत ज्यादा आता है लाइक दिस। तो ये आपके पास रिजल्टेंट वेव है। अब स्टूडेंट्स क्योंकि एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा होता है इसीलिए इस रीजन में बहुत ज्यादा इंटेंसिटी होती है। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो यहाँ पर हो सकता है स्टूडेंट्स, वो आप कह सकते हैं कि वो इक्वल होगा दोनों के एम्पलीट्यूड के एडिशन के। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड यहाँ पर अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो वो इक्वल हो जाएगा 2 टाइम A0 के, 2 टाइम A0 के। नेक्स्ट स्टूडेंट्स मैक्सिमम इंटेंसिटी अगर मैं देखता हूं तो मैक्सिमम इंटेंसिटी यहां पर इक्वल होगी √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर के, और मैक्सिमम इंटेंसिटी यहां पर इक्वल हो सकती है 4 टाइम I0 के, 4 टाइम I0 के। स्टूडेंट्स ये मैक्सिमम इंटेंसिटी आपके पास होगी जब cos फाई की वैल्यू मैक्सिमम होगी, दैट इज 1, और फाई यहां पर 1 होता है या तो 0 पे या 2 पाई पे या 4 पाई पे एंड सो ऑन अप टू 2n पाई पे। ये स्टूडेंट्स फेज की फॉर्म में है आंसर आपका, फेज की फॉर्म में। अगर आपको पाथ डिफरेंस की फॉर्म में बोलना है यानी कि डेल्टा एक्स इक्वल होना चाहिए 0 के, लैम्डा के, 2 लैम्डा के, 3 लैम्डा के एंड सो ऑन अप टू n लैम्डा के। सो पाथ डिफरेंस आपके पास ये होना चाहिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस के लिए। आई होप कि आपको ये समझ आ गया स्टूडेंट्स, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस आपके पास क्या है और इनके लिए क्या कंडीशंस हैं यहाँ पर एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी की। स्टूडेंट्स मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि पाथ डिफरेंस को अगर आपने कन्वर्ट करना है फेज डिफरेंस की फॉर्म में तो उसके लिए फॉर्मूला आपके पास ये होता है, जो पाथ डिफरेंस होता है P ये इक्वल होता है XD डिवाइडेड बाय D के, और ये इक्वल होता है n लैम्डा के। यहाँ पर ये D और
स्मॉल डी क्या है ये मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट स्टूडेंट्स, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आपके पास एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिससे आप ये पता लगा सकते हो कि लाइट की इंटरफियरेंस किस तरीके से होती है, इंटरफियर कैसे होती है लाइट आपके पास। तो इसके लिए आपके पास कंडीशन है, मैं डायग्राम आपके सामने ड्रॉ कर देता हूं किस तरीके से आपके पास फ्रिंजेस बनती हैं। तो स्टूडेंट्स यहां पर आप जानते हैं कि मैंने यहां पर मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट अज्यूम किया हुआ है, ये मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है और ये लाइट को इस तरीके से आगे की ओर भेज रहा है। इस तरीके से। नाउ स्टूडेंट्स कंसीडर, मैंने यहां पर दो सोर्सेज ऑफ लाइट और सपोज कर लिए हैं और ये दोनों ही सोर्सेज ऑफ लाइट यानी कि स्लिट 1 और स्लिट 2 जो आपके पास है, इन दोनों ही सोर्सेज ऑफ लाइट को मैंने यहां पर सपोज किया है मोनोक्रोमेटिक और वो एक ही सोर्स से ऑब्टेन हुए हैं यानी कि ये कोहेरेंट सोर्सेज है। नाउ स्टूडेंट्स ये है आपके पास स्क्रीन, ये आपके पास है स्क्रीन। यहां पर सबसे पहले स्टूडेंट्स आपके पास बनता है सेंट्रल मैक्सिमा और वो मैक्सिमा आपके पास यहां जैसे बनेगा। दोनों ही जो डिस्टेंस है यहां पर स्लिट्स के बीच का और स्क्रीन के बीच का, उसे कैपिटल डी से मैं डिनोट कर रहा हूं। कंसीडर स्टूडेंट्स, अगर यहां से लाइट यहां की ओर जाती है और अगर यहां से लाइट यहां की ओर जाती है और मीट यहां पर करती है तो ये पॉइंट है आपके पास P और मैं कह रहा हूं कि ये सेंटर से आपके पास x दूरी पे है, x डिस्टेंस पे ये है। सोर्स 1 है यहां पर स्टूडेंट्स और सोर्स 2 को मैंने सपोज किया है यहां पर, यानी कि इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो है d/2, यानी कि ये डिस्टेंस जो है वो है d/2। ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है आपके पास B स्टूडेंट्स। और मान लीजिए यहां पर इनके बीच का डिस्टेंस भी D है, यानी कि A से B तक का डिस्टेंस आपके पास है D, तभी ये d/2 और d/2 हाफ हाफ है। स्टूडेंट्स यहां से मैं यहां पर ये आइडिया लगा सकता हूं कि अगर मैं इंटेंसिटी पैटर्न यहां पर बनाने की कोशिश करता हूं, इंटेंसिटी का पैटर्न लाइक दिस, तो आपके पास ये जो सेंट्रल मैक्सिमा है यानी कि यहां पर जो इंटेंसिटी आपको मिलती है वो मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है, लाइक इस तरह का कर्व होता है और उसके बाद आपके पास ये कर्व इस तरह से होते हैं लाइक दिस। इस तरीके से आपको ये कर्व मिलते हैं। ये होता है आपके पास ब्राइट फ्रिंज स्टूडेंट्स, यहां पर इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है और बाकी रीजन्स में आपके पास इंटेंसिटी कम होनी स्टार्ट हो जाती है। ये आपके पास है इंटेंसिटी, हाईएस्ट इंटेंसिटी वाला, इसको बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। यहां पर आपके पास बनती है डार्क फ्रिंज, यहां पर फिर से बनती है ब्राइट फ्रिंज, यहां बनती है डार्क फ्रिंज, यहां बनती है आपके पास ब्राइट फ्रिंज एंड सो ऑन लाइक दिस। स्टूडेंट्स अब यहां पर मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूं दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस। मैं यहां पर कहता हूं कि मान लीजिए इनके पाथ के बीच में डिफरेंस है P और वो P किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, वो इक्वल होगा S2P माइनस S1P के। ये आपके पास पाथ डिफरेंस आया होगा इसमें। अगर स्टूडेंट्स आप इस फॉर्मूले को डिराइव करते हैं, एक्सटेंड करते हैं आगे की ओर, तो P की वैल्यू आपके पास फाइनली होती है XD/D। P की वैल्यू आपके पास होती है XD/D। X आप यहां पर देख सकते हैं डिस्टेंस है सेंट्रल मैक्सिमा और फर्स्ट मिनिमा के बीच का डिफरेंस। ऑन द अदर हैंड स्टूडेंट्स अगर आप यहां पर कैलकुलेट करने जाते हो पोजीशन ऑफ द ब्राइट फ्रिंजेस और पोजीशन ऑफ द डार्क फ्रिंजेस, तो वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो स्टूडेंट्स। तो हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस हम कैलकुलेट करेंगे y और थीटा की फॉर्म में। y और थीटा यहां पर स्टूडेंट्स यानी कि आप यहां पर x लिख लें। x और एंगल की फॉर्म में अगर आपको कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स तो आप ये याद रखिएगा, अगर आपको एंगल की फॉर्म में कैलकुलेट करना है
तो आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है कि ये जो पाथ डिफरेंस होता है डेल्टा एक्स, मैं इसको लिख रहा हूं, यानी कि जो पी था जिसे मैं डेल्टा एक्स भी लिख रहा हूं, ये इक्वल होगा आपके पास डी साइन थीटा के, ये इक्वल होगा आपके पास डी साइन थीटा के, ये आप याद रखिएगा पाथ डिफरेंस। नाउ स्टूडेंट्स, अगर ये वैल्यू मैं कैलकुलेट करता हूं यहां पर, तो आप जानते हैं पाथ डिफरेंस इक्वल होता है एक्स डी बाय कैपिटल डी के भी। तो ये दो इक्वेशन आपको याद रखनी है पाथ डिफरेंस की। अब स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं पोजीशन ऑफ द ब्राइट फ्रिंजेस और पोजीशन ऑफ द डार्क फ्रिंजेस की। तो मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी जहां पर आपको मिल रही है, सबसे पहले बात करते हैं उसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी की। तो स्टूडेंट्स, मैक्सिमम इंटेंसिटी यहां पर आपको कहां पर मिल रही है? ब्राइट फ्रिंजेस पे, उन्हें हम कहते हैं ब्राइट फ्रिंजेस। कंडीशन ब्राइट फ्रिंजेस के लिए क्या क्या है वो मैं आपके सामने लिख लेता हूं यहां पर। आप जानते हैं कि पाथ डिफरेंस इक्वल होता है एक्स डी अपॉन डी के, और स्टूडेंट्स मैक्सिमम अगर आपको इंटेंसिटी रखनी है तो ये n टाइम लैम्डा के होना चाहिए। तो यहां से मैं x की वैल्यू कैलकुलेट कर देता हूं, तो वो इक्वल होती है n डी लैम्डा डिवाइडेड बाय डी के लिए। और ये कंडीशन है आपके पास फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए ये कंडीशन आपके पास आती है। अब स्टूडेंट्स, अगर n की वैल्यू आपके पास होती है 0, तो आप देखते हैं कि पहली जो ब्राइट फ्रिंज आपके पास बनती है वो बनती है 0 डिस्टेंस पे, यानी कि इसे हम कहते हैं सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। स्टूडेंट्स, अगर n की वैल्यू 1 होती है तो x की जो दूरी आती है वो इक्वल आती है n डी डिवाइडेड बाय सॉरी 1 डी लैम्डा डिवाइडेड बाय, इसकी वैल्यू आपके पास आती है डी लैम्डा डिवाइडेड बाय डी के, डी लैम्डा डिवाइडेड बाय डी के, यानी कि इसे आप कहते हैं फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज। और इस तरीके से स्टूडेंट्स, अगर आप n की वैल्यू 2 पुट कर लोगे तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2 डी लैम्डा डिवाइडेड बाय डी, और इसे हम कहेंगे सेकेंड ब्राइट फ्रिंज, सेकेंड ब्राइट फ्रिंज, एंड सो ऑन लाइक दिस। तो स्टूडेंट्स, ये है आपके पास मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमा की कंडीशन फर्स्ट ऑफ ऑल कि जहां पर मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी उन्हें हम कहते हैं ब्राइट फ्रिंजेस, और ये कंडीशंस वहां पर होंगी। अब स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये थी मैक्सिमम इंटेंसिटी की कंडीशन, और मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए आपने देख लिया कि वेव जो है वो सुपर इम्पोज कर रही है दूसरे के ऊपर, लाइक दिस। इसमें मैं दूसरे को ऐड कर रहा हूं, और जो रिजल्टेंट आपके पास वेव है उसका जो एम्पलीट्यूड आ रहा है वो दोनों ही वेव्स के कंपैरिजन में ज्यादा आ रहा है। क्योंकि उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है इसीलिए इंटेंसिटी उस पॉइंट पे बहुत ज्यादा है, क्योंकि इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर का। अब स्टूडेंट्स, बात करते हैं मिनिमम इंटेंसिटी की। तो मिनिमम इंटेंसिटी वाले रीजन को हम कहते हैं डार्क फ्रिंज, उसे हम कहते हैं डार्क फ्रिंज। जनरली ये ब्लैक देखने को मिलती है क्योंकि यहां पर इंटेंसिटी बिल्कुल नहीं होती। तो कंडीशन इसके लिए क्या होती है स्टूडेंट्स? आपने देखा एक्स डी डिवाइडेड बाय डी, ये जो पाथ डिफरेंस था ये इक्वल होना चाहिए दोनों ही कंडीशन स्टूडेंट्स, जो मैंने यहां पर एन लैम्डा की कंडीशन लगाई है, या जो कंडीशन मैं यहां पर लगाने जा रहा हूं, मैं यहां पर कंडीशन लगाऊंगा 2n-1 लैम्डा बाय 2। ये दोनों ही कंडीशन मैंने कहां से लगाई है स्टूडेंट्स? अब देख सकते हो यहां पर मैंने ये लिखा था, यहां पर आप जानते हैं कि ये n लैम्डा के इक्वल होना चाहिए अगर आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करनी है। और यहां पर आपने देखा कि ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस जो है वो 2n-1 लैम्डा बाय 2 होना चाहिए। तो ये दोनों ही कंडीशंस मैं यहां पर अप्लाई कर रहा हूं, 2n-1 लैम्डा बाय 2। तो स्टूडेंट्स, कैन आई कैलकुलेट द डिस्टेंस? मैं x की वैल्यू यहां पर कैलकुलेट करता हूं, तो x की वैल्यू इक्वल हो जाती है 2n-1 डी लैम्डा बाय 2, डी लैम्डा बाय 2 डी के। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं यहां पर n की वैल्यू पुट करता हूं 1, तो यहां पर आप x की वैल्यू देख सकते हैं, ये इक्वल आती है डी लैम्डा बाय 2 डी।
इसे हम कहते हैं फर्स्ट डार्क फ्रिंज। फर्स्ट डार्क फ्रिंज यानी कि फर्स्ट डार्क फ्रिंज जो है वो इतनी दूरी पे बनती है। अगर आप n की वैल्यू 2 पुट करते हैं स्टूडेंट्स तो x आपके पास आ जाता है 3d लैम्डा बाय 2d। इसे आप कहते हैं सेकंड डार्क फ्रिंज, इसे आप कहते हैं सेकंड डार्क फ्रिंज एंड सो ऑन लाइक दिस। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास है। अगर आप ध्यान से देखें तो nth डार्क फ्रिंज जो यहां पर बनेगी वो बनेगी 2n-1 d लैम्डा बाय 2d के पास, ये बनेगी आपके पास nth डार्क फ्रिंज। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ आ गया। अगर आप ध्यान से देखें तो जो जितनी भी आपके पास डार्क फ्रिंजेस होंगी वो सारी की सारी सेम डिस्टेंस पे यहां पर बनेंगी, उनके बीच में जो डिस्टेंस होगा वो फिक्स होगा। और स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से देखें तो जितनी भी ब्राइट फ्रिंजेस यहां पर बनेगी उनके बीच में भी एक फिक्स डिस्टेंस होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ होती है स्टूडेंट्स जितनी भी आपके पास फ्रिंजेस है, कोई भी सक्सेसिव फ्रिंज आप काउंट करते हो, चाहे वो ब्राइट हो या वो डार्क हो, उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे आप कहते हैं फ्रिंज विड्थ। जैसे ये आपके पास बना था सेंट्रल मैक्सिमा, ये सेंट्रल मैक्सिमा था, तो मान लीजिए पहली डार्क फ्रिंज यहां पर बनती है, दिस इज डार्क फ्रिंज, और उसके बाद ब्राइट फ्रिंज यहां पर बनती है, ब्राइट फ्रिंज, फिर से यहां पर बनती है डार्क फ्रिंज। तो यहां पर दो डार्क फ्रिंजेस के बीच का डिस्टेंस, इसे आप कहते हैं फ्रिंज विड्थ। स्टूडेंट्स आप फ्रिंज विड्थ यहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं। फ्रिंज विड्थ को जनरली डिनोट किया जाता है बीटा और ओमेगा से। तो फ्रिंज विड्थ इक्वल होती है स्टूडेंट्स किन्हीं भी दो जो आपके पास डिस्टेंस है उनको आप माइनस कर लीजिए, एक्स एन में से आप एक्स एन -1 कर लीजिए। तो कंसीडर मैं यहां पर ब्राइट फ्रिंजेस के लिए पहले कैलकुलेट कर रहा हूं, तो ब्राइट फ्रिंज के लिए होगा एन डी लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय डी। इसमें से माइनस कर लेते हैं n-1 डी लैम्डा डिवाइडेड बाय डी। तो जब मैं दोनों को यहां पर कैलकुलेट करता हूं तो ओमेगा यानी कि फ्रिंज विड्थ की वैल्यू आपके पास आती है डी लैम्डा बाय डी के, डी लैम्डा बाय डी के। अब स्टूडेंट्स अगर मैं कैलकुलेट करता हूं फॉर डार्क फ्रिंजेस, फॉर डार्क फ्रिंजेस दो कोई भी डार्क फ्रिंजेस आप माइनस कर सकते हैं यहां पर x डैश n माइनस x डैश n -1। तो ये इक्वल होगा स्टूडेंट्स 2n-1 डी लैम्डा डिवाइडेड बाय 2d। इसमें से आप माइनस करेंगे 2 टाइम n-1 डी लैम्डा बाय 2d। जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो ओमेगा की वैल्यू इक्वल होती है डी लैम्डा डिवाइडेड बाय डी के। ये आपके पास है फ्रिंज विड्थ स्टूडेंट्स, ये भी आपके पास है फ्रिंज विड्थ। तो अगर आप ध्यान से इन दोनों इक्वेशंस को ऑब्जर्व कर रहे होंगे स्टूडेंट्स तो आप देखेंगे कि जितनी भी आपके पास डार्क फ्रिंजेस है वो उन सभी के बीच की जो सेपरेशन होती है वो सेम होती है। फिर आप देखेंगे कि सभी ब्राइट फ्रिंजेस के बीच की विड्थ भी सेम होती है। और स्टूडेंट्स मैं यहां से ये भी कह सकता हूं कि जितनी भी फ्रिंजेस है चाहे वो डार्क है चाहे वो ब्राइट है, और अगर आप फ्रिंज विड्थ देखोगे एक डार्क और एक ब्राइट के बीच की भी तो वो भी सेम है। फ्रिंज विड्थ बिटवीन टू डार्क फ्रिंजेस, बिटवीन टू ब्राइट फ्रिंजेस, और ये होगी आपके पास इक्वल। आई होप कि आपको ये समझ आ गया स्टूडेंट्स। फ्रिंज विड्थ के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इंटेंसिटी किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है स्टूडेंट्स यहां पर आप ये देख सकते हैं। अगर मैं इंटेंसिटी की बात करता हूं, ऑलरेडी मैं आपको ये बता चुका हूं कि इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल होती है आपके पास एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर के। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी होगी यहां पर, मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी जब दोनों का एम्पलीट्यूड सेम होगा यानी कि a प्लस ए का होल स्क्वायर। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी जो आपके पास होगी वो इक्वल होगी 4ka² के, वेयर a इज एम्पलीट्यूड। और स्टूडेंट्स अगर मैं मिनिमम इंटेंसिटी की बात करता हूं तो मिनिमम इंटेंसिटी आपके पास होगी k a माइनस a के। तो मिनिमम इंटेंसिटी आपके पास होगी 0। मैक्सिमम इंटेंसिटी वाले रीजन को हम कहेंगे ब्राइट फ्रिंज रीजन। यहां पर बनती हैं आपके पास ब्राइट फ्रिंजेस, और मिनिमम जहां पर इंटेंसिटी है वहां पर आपके पास बन रही है
डार्क फ्रिंजेस, डार्क फ्रिंजेस। अब स्टूडेंट्स अगर मैं यहां पर अप्लाई करता हूं, अगर मैं अप्लाई करता हूं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो ब्राइट फ्रिंजेस में से अगर आप ध्यान से देखें तो सारी की सारी एनर्जी वहां पर अपीयर हो गई है। और अगर मैं डार्क फ्रिंजेस की बात करता हूं स्टूडेंट्स, तो आप ये कह सकते हैं कि डार्क फ्रिंजेस में जितनी भी इंटेंसिटी थी वो हो गई वहां पर जीरो, यानी कि एनर्जी जीरो हो गई। नाउ स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहता है कि एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो फिर डार्क फ्रिंजेस में जो एनर्जी है वो कहां गई? इसका आंसर है कि जो डार्क फ्रिंजेस की एनर्जी है वो अपीयर हो गई है आपके पास ब्राइट फ्रिंजेस में। इसीलिए ब्राइट फ्रिंजेस यहां पर ज्यादा ब्राइट नजर आ रही है। वहां पर जो जितनी भी एनर्जी लॉस्ट हुई है डार्क फ्रिंजेस में, डार्क रीजन से, वो अपीयर हो रही है ब्राइट रीजन में। यहां से आई एवरेज आप कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि आई मैक्स आपने पहले ही लिख लिया है कि ये इक्वल है A1 प्लस A2 के होल स्क्वायर के, और मिनिमम इंटेंसिटी यहां पर ये इक्वल होगी A1 माइनस A2 के होल स्क्वायर के। तो एवरेज अगर मुझे करना होगा स्टूडेंट्स, तो एवरेज इक्वल होगा A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर प्लस, अब जानते हैं एवरेज कैसे करते हैं, सम ऑफ ऑल डिवाइडेड बाय 2। तो यहां पर ये इक्वल होगा, और आई एवरेज प्रोपोर्शनल होगा A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर के। तो ये होगा स्टूडेंट्स आपके पास एवरेज इंटेंसिटी जो उस रीजन में आप कंपेयर करोगे या कैलकुलेट करोगे। यहां से स्टूडेंट्स देखिए एक फॉर्मूला यहां पर इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूले को आप हमेशा याद रखें। ये फॉर्मूला आपके पास है कि इंटेंसिटी 1 बाय इंटेंसिटी 2 का मैं रेशो अगर कैलकुलेट करता हूं तो आप जानते हैं कि वो इक्वल होगा A1 का स्क्वायर बाय A2 का स्क्वायर के। स्टूडेंट्स जहां पर आपके पास मैक्सिमम इंटेंसिटी है, मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए एम्पलीट्यूड कंडीशन है कि वहां A1 प्लस A2 होना चाहिए एम्पलीट्यूड, और मिनिमम के लिए, मिनिमम इंटेंसिटी के लिए कंडीशन है कि एम्पलीट्यूड मिनिमम हो जाएगा, यानी कि A1 माइनस A2। तो अगर मैं कैलकुलेट करता हूं मैक्सिमम बाय मिनिमम का रेशो, मैक्सिमम बाय मिनिमम इंटेंसिटी का रेशो, तो ये इक्वल होगा A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर बाय A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। इसे मैं लिख सकता हूं स्टूडेंट्स, अगर मैं यहां पर A2 कॉमन ले लेता हूं तो ये मैं लिख सकता हूं A1 बाय A2 प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय, यहां पर मैं लिख सकता हूं A1 बाय A2 माइनस 1 का होल स्क्वायर के। सो मैं कह सकता हूं कि मैक्सिमम इंटेंसिटी बाय मिनिमम इंटेंसिटी ये इक्वल होगा A1 बाय A2, इसे आप कह सकते हैं एम्पलीट्यूड रेशो। तो यहां मैं कह रहा हूं इसको R प्लस 1 और यहां पर लिख रहा हूं R माइनस 1 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स यहां जो R है ये इक्वल होता है A1 बाय A2 के, या ये इक्वल होता है अंडर रूट I1 बाय अंडर रूट I2 के, और इसे हम कहते हैं एम्पलीट्यूड रेशो, इसे हम कहते हैं एम्पलीट्यूड रेशो। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, इसे आप याद रखें, हम इसके ऊपर वेरियस क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये था आपके पास इंटरफेरेंस का चैप्टर, जहां पर आपने देखा अभी इंटरफेरेंस का चैप्टर हालांकि कंप्लीट नहीं हुआ है, दिस इज पार्ट 1 ऑफ द इंटरफेरेंस। नेक्स्ट चैप्टर में इंटरफेरेंस के मैं और भी बहुत सारे टॉपिक आपको कवर करवाऊंगा। जितने भी ये टॉपिक हुए हैं आज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं चाहता हूं कि आप इन्हें याद रखें। स्टूडेंट्स शुरू में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि अगर आपको कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट जो थे उन्हें, उनके बीच का जो फेज डिफरेंस है उसे जीरो रखना है या उनके बीच का फेज डिफरेंस को कांस्टेंट रखना है, तो कौन सी चीज यहां पर कांस्टेंट रखनी जरूरी है? तो उसका आंसर है स्टूडेंट्स टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी। अगर दोनों ही सोर्सेज जो हैं उन दोनों के बीच का टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी दोनों में से ही कोई एक टर्म आप बोल सकते हो, वहां पर आंसर है ए और बी सही। अगर आप टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी दोनों को ही वहां पर फिक्स कर देते हो या कोई एक टर्म फिक्स करते हो तो ऑटोमेटिकली दूसरी टर्म भी फिक्स हो जाती है, तो उनके बीच का फेज डिफरेंस जो होगा वो जीरो हो जाएगा या कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये है आंसर स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल प्रशांत चतुर्वेदी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।